ओके, हम लोग पिछली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए हैं, जिसमें कई सारी बातें हम लोगों ने की थी। जैसे कि अगर चार्ज स्टैटिक है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है, लेकिन लोकलाइज होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो फील्ड रेडिएटेड है। इसी में हम लोगों ने कहा था कि दैट इज एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये नीट में क्वेश्चन भी था, मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स they consist of electric vector and magnetic vector having mutually perpendicular to each other but in same phase। ये हम लोगों ने कहा था, but in same phase, ये हम लोगों ने कहा था। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि the direction of electric field, the direction of velocity of electromagnetic waves is along E cross B, जिसको हम लोगों ने C बराबर लिखा था E क्रॉस B बाई B का स्क्वायर, जिसके मोड को हम लोगों ने लिया था तो C इक्वल टू आता है E बाई B, और जिसके बराबर हम लोगों ने कहा था 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट का अंडर रूट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और वहीं पर हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों ही सेम एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर रेशियो हाफ बी स्क्वायर बाई बी नॉट, ये बराबर हुआ करता है 1:1। यानी दोनों ही फील्ड समान समान एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ये हम लोगों ने कहा था, और ये क्वेश्चन भी आपको मिल ही चुका है। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से अगर डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर जाता है तो उससे बहने वाली एवरेज करंट को हम लोगों ने कहा था आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसके बाद अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिखा था, और इसी को हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा था, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हो सकता है कि इस नेचर का भी क्वेश्चन कर दे, यानी क्यू दे दे आपको टी के फॉर्म में वेरिएशन में, और कह दे कि t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, फ्लोइंग थ्रू ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू द वायर एट t इक्वल टू 2 सेकंड विल बी, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है, q को आपको I मिल जाएगी और उसमें t का मान आपको 2 सेकंड रख देना है, तो आपको करंट मिल जाएगी। अगर हम यहीं पर जो एक बार बंगाल वगैरह ने भी किया है कि अगर मुझे चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि dq बराबर हो जाएगा किसके, और यहां से कह सकते हो dq बराबर हो जाएगा I इंटू डी टी, और यहां से कह सकते हो q बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन I इंटू डी टी। अगर आपसे कहा जाए कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5, और आपसे कहा जाए कि फाइंड चार्ज विच फ्लोज थ्रू द वायर इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 2 इक्वल टू 5 सेकेंड, तो इसको डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट कर देना है। अभी तक इस तरह का नीट में कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है।
इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट एसआई सिस्टम में एम्पियर है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ए लिखा करते हैं, और इसकी सीजीएस यूनिट बायोट है। बायोट सावर्ट लॉ में बायोट के नाम पर है, और 1 एम्पियर बराबर हुआ करती है 1/10 बायोट। तो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, कारण है कि सीजीएस यूनिट मान नहीं है, कोई पूछता नहीं है। मान तो है ही लेकिन कोई पूछता नहीं है आपसे, क्योंकि सारे के सारे यूनिट सब एसआई में आ गए हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कल, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, लिखा नहीं था मैंने, कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अराउंड a flow of positive charge, flow of positive charge. Since positive charge flows from high potential to low potential, hence electric current will also flow from high potential to low potential. ये conventional direction of flow of electric current है, और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की अपोजिट है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सोर्स है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की वजह से बहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को बहेंगे। तो ये जो एरो आप दिख रहे हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट की क्या है, अपोजिट है। और हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज करते हैं, जो कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अराउंड है। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है और करंट फ्लो ऑफ चार्ज है। इसका मतलब है किसी वायर के एक एंड से जितना चार्ज फ्लो इन करेगा और दूसरे एंड से उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, ये हम लोगों ने कहा था। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, जो आईटी का था, जिसको हो सकता है नीट कर दे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक सोर्स है ये, और यहां पर एक वायर है जो 10 ओम का है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये सोर्स है, पॉजिटिव और निगेटिव है। यहां पर एक वायर 2 ओम का है, और यहां पर एक सोर्स 10 वोल्ट का है, और यहां पर एक वायर 20 ओम का है। ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और आपसे पूछा गया था कि 2 ओम से बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नीट कर सकता है। तो इससे बहने वाली करंट का मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। इसका कारण है क्या, कि जो चार्ज इसमें इन करेगा वही चार्ज यहां से बाहर निकलेगा। इस तरह से चार्ज इस सर्किट का चार्ज कंजर्व रह जाएगा। उसी तरह से यहां से जो चार्ज फ्लो करेगा वही चार्ज यहां पर आएगा, और वही चार्ज इससे इन कर जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, अब पॉजिटिव टर्मिनल से उतने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। का मतलब है कि इसका चार्ज इसमें कंजर्व रह जाएगा, और इससे बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट का मान जो 2 ओम का वायर है 0 हो जाएगी। पर आईटी वालों ने इसको किया, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को नीट कर दे, हो सकता है नीट कर दे। इसके बाद फिर हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट अनचेंज रहा करती है अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें। जैसे कि सपोज, हाँ जी सर, ये वहीं से शुरू हुआ है, कल बंद हो गया था जहाँ पे। हाँ वहीं से शुरू किए हैं। I = dq/dt से ही शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो यहां इससे बहने वाली करंट का मान कल कहा था, लेकिन 0 है। ओके, और इसके बाद फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर हम किसी वायर को ले लेते, जैसे सपोज कीजिए कि ये वायर है
और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, और इससे अगर करंट को पास कर दिया जाए तो जो करंट इस सेक्शन से निकलेगी वही करंट इस सेक्शन से निकलेगी, वही करंट इस सेक्शन से निकलेगी, यानी सारे के सारे सेक्शन से बहने वाली करंट समान होगी। यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन अल्टरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अंतर आता है किसमें? तो एक इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, उसमें अंतर आता है। ठीक यही काम होता है वायर के, इसके पाइप के केस में, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। उसमें ए भी कांस्टेंट रहता है, यानी 1 सेकंड बहने वाला जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन ए भी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि सपोज कीजिए कि कोई वायर है, कोई पाइप है, ऐसे कोई पाइप है, इस तरह से कोई पाइप है, तो जो लिक्विड यहां से 1 सेकंड फ्लो करेगा और वो है ए भी, तो यहां से भी वही फ्लो करेगा, यहां से वही फ्लो करेगा, तो A1 V1 जो कि बराबर हो जाएगा यहां पर A2 और V2 हो जाए। उस इसको कहा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी एक एंड से जितना लिक्विड फ्लो करेगा दूसरे एंड से उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा 1 सेकंड में। चूंकि ये वॉल्यूम पर सेकंड है, ये वेलोसिटी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस एंड का है, तो हो सकता है इस नेचर का क्वेश्चन नीट 2025 में कर दे। यहां पर वेलोसिटी दे दे, रेडियस दे दे, और यहां की रेडियस दे दे और आपसे वेलोसिटी पूछ दे। तो ध्यान रखिएगा कि A1 V1 ये बराबर हो जाए किसके? A2 V2 के, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसी को कहा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कहा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहां पर क्या चेंज हुआ है? वेलोसिटी चेंज हुई है। जैसे किसी पाइप के अगर हम एरिया को थोड़ा दबा दें तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बहने वाला लिक्विड जो पर सेकंड है वो कांस्टेंट रह जाएगा। वो देखिए यहां पर अगर ए को देखा जाए तो मीटर है, स्क्वायर है, और भी को देखा जाए तो मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर मीटर क्यूब अब पर सेकंड है। और यही इस केस में भी है, चार्ज पर सेकंड है, इसमें चार्ज पर सेकंड है, इसमें कूलम पर सेकंड है, चार्ज पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड है। इसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा करते हैं। तो किसी वायर के हम अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि पाइप में अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें तो 1 सेकंड में बहने वाले लिक्विड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि ए भी है, यानी ए भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ए बढ़ेगा तो भी घटेगा, भी वेलोसिटी है, और ए घटेगा तो भी बढ़ेगा, लेकिन ए भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा करते हैं। और अगर हम वायर की बात करते हैं, इस वायर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट बाहर करती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। द इलेक्ट्रिक वायर, द कंडक्टिंग वायर, through which electric current flows remains electrically neutral, remains electrically neutral, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा करता है। तो यहां पर एक ही क्वेश्चन मुझे ध्यान में रखना है, इसका जो आईआईटी का किया हुआ है, ये भी हो सकता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दे और कह दे इलेक्ट्रिक करंट पर कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी चेंज होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हम आपको बता देंगे वो करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। उसी तरह से यहां पर ए भी कांस्टेंट रहेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगी तो लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
यही कारण है कि आप डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप पाइप की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं, जिससे कि काफी दूर जाकर लिक्विड गिरता है या फोर्सली गिरता है, जिससे आप कार वगैरह को साफ करते हैं। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट है। तो ऐसी कोई बात आपने नहीं कही जो आपके लिए कठिन है। एक बात, दो तीन बातें वहां पर कही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करता है, जो आपको नीट कर चुका है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर दोनों हुआ करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन सेम फेज में होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा था कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ई क्रॉस बी के अलोंग है, और सी बराबर आपने कहा था ई बाई ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन आपको मिल चुका है नीट में। फिर आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर समान एनर्जी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। कमला हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर रेशियो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, इसका ये बराबर हुआ करता है 1:1। ये भी नीट वालों ने किया है। अगर दोनों को बराबर कर दें तो ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर होता है 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। तो ई बाई बी बराबर होता है अंडर रूट 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। यही वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसके डायमेंशंस आपको कई बार मिल चुके हैं, और यहां पर कोई खास बात नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। यहां पर भी एक जो आईआईटी का क्वेश्चन किया वो अच्छा क्वेश्चन है कि चार्ज कंजर्व रहता है, और ये भी ध्यान रखिएगा बाई चांस कर दे कि इलेक्ट्रिकली वायर न्यूट्रल रहता है। जिस वायर से करंट बाहर करती है वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। हो सकता है ऐसा रीजन वगैरह की बात कर दे जिसमें दोनों ही ले ले, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ले ले और इलेक्ट्रिक करंट ले ले, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी चेंज कर जाएगी, क्योंकि वो करंट अपॉन एरिया है, और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है, लेकिन अब आज के परिवेश में कर सकता है। ओके, इसके बाद हम लोग हेडिंग देते हैं डिप्ट वेलोसिटी। डिप्ट वेलोसिटी, इस पर क्वेश्चन आपको नीट वालों ने दिया है। डिप्ट वेलोसिटी, डिप्ट वेलोसिटी, अगर हम सोर्स की बात नहीं करते हैं, जैसे कोई मेटलिक कंडक्टर है और उससे हम कोई सोर्स नहीं जोड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर में कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड मूव करते हैं और होल्स हमेशा बैलेंस बैंड मूव करते हैं। और यही कारण था आपको जो नीट ने किया था कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है कंडक्शन बैंड में है, फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं। तो ठीक वही बात आप यहां पर कह सकते हो कि इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स, electrons move randomly in all directions, with all possible velocities, with average velocity zero, ये क्वेश्चन भी आपको मिल चुका है, लेकिन नीट में नहीं किया है।
डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन किया है। क्योंकि मोशन रैंडम है इसलिए इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, दैट इज यू एवरेज। ये बराबर हो जाएगा u1 अब प्लस u2 अब प्लस u3 अप टू un अब बाई किसके n, जो कि बराबर किसके हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सही है लेकिन इसमें सोर्स नहीं होना है। ये थर्मल मोशन के कारण है। किसके कारण है? ड्यू टू थर्मल मोशन, ड्यू टू थर्मल मोशन। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर कह सकते हो कि हाफ mv² जो कि बराबर हो जाएगा 3/2 kBt, जहां kB को बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कहा जाता है। ये आपको याद होगा गैसेस के केस में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है नीट में। एक और क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी। ये 2 क्वेश्चन बल्कि 3-4 क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला से किए हुए हैं। एक थोड़ा 2016 का क्वेश्चन जो कि कठिन था, उसमें उन्होंने किस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। कैलकुलेशन ज्यादा थी लेकिन क्वेश्चन कुछ था नहीं, तो वहां पर v जो है उसको ve के बराबर कर देना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर इसको हम इसे हटा दें तो यहां से v² बराबर कह सकते हो 3 kb t और बाई n कह सकते हो और v कह सकते हो इतना। तो रूम टेम्परेचर की बात अगर हम करते हैं, एट रूम टेम्परेचर, इसको हम लोग 300 केल्विन ले लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भी ये बराबर हो जाए √3 अब 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 और इंटू 300 अब बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये करीब करीब आया करता है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल मोशन। हो सकता है इस बात को कर दे क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/2 kBt, 3/2 kB, जहां पर kB जो है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, यानी R/n जहां पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और n एवोगाड्रो नंबर है। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात कर दे, हो सकता है इसको पूछते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो 0 है। लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं है, वो देख रहे हो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड है, का मतलब 100 किलोमीटर करीब है। ये सोच सकते हो, यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर भागते हैं, तय करते हैं दुनिया किसमें, मेटल कंडक्टर में। तो ये कर सकता है, ये गैसेस में कई बार किया है, ध्यान रखिएगा, ये गैसेस में कई बार किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एवरेज वेलोसिटी गैस की इसकी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है, 0। चूंकि रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है, एब्जॉर्ब मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन कंडक्शन बैंड मूव करते हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग होती है थोड़ी सी, किसमें, मेटल कंडक्टर्स। इससे अलग से इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड नहीं होते हैं, हाइब्रिड बनता है इसमें।
इसलिए मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड मेटलिक में। लेकिन ये गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है इंसुलेटर में, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है सेमीकंडक्टर में। इस पर भी एक क्वेश्चन था फॉरवर्ड गैप का। 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम में है और 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन में है। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने गलत लिया था। ये फॉरवर्ड गैप है, सब रट चाहिए, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अब अगर हम सोर्स की बात करते हैं, अगर हम सोर्स जोड़ते हैं किसमें, मेटल्स की कंडक्टिंग वायर में, व्हेन इलेक्ट्रिक सोर्स is across a metallic conductor, अगर हम इलेक्ट्रिक सोर्स की बात करते हैं जो कि मेटलिक कंडक्टर के अक्रॉस आपने जोड़ दिया है, जैसे कि सपोज कीजिए कि मेटलिक कंडक्टर ही है, किसी प्रकार का ले सकते हो इस तरह से, ऐसे। तो जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रिक सोर्स को जोड़ोगे, ऐसे जैसे जोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैदा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण करंट तो ये हो ही जाएगी, करंट की दिशा ये हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इधर से इधर होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा इलेक्ट्रिक सोर्स के। तो यहां पर अगर फोर्स की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी F बराबर हो जाएगा -E और इंटू E। चूंकि हम जानते हैं कि सिंस E बराबर हुआ करता है F बाई क्यू नॉट, इसे F इक्वल टू हो जाए क्यू नॉट इंटू E, जहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ए बराबर हो जाएगा F बाई एम, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है जो कि बराबर हो जाएगा -E बाई एम, जहां पर E जो है फॉर इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये एक्सीलरेशन को इसको हटा देते हैं। अब अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसलिए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एट इंस्टेंट t1, तो v1 बराबर हो जाएगा u1 प्लस a इंटू t1। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा u2 प्लस a इंटू t2। वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा u3 प्लस a इंटू t3, और इसी तरह से बढ़ती बढ़ती हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन ये बराबर हो जाएगा un प्लस a tn। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है, उस पर फोर्स है और फोर्स के कारण उसके पास एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन है तो रैंडम चल रहे थे, तो पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी u1 थी उसको एक्सेलरेशन मिला, तो इसकी वेलोसिटी t1 पर ये हो गई u प्लस at होता है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, आप आराम से इस इक्वेशन जानते हैं कि सिंस
और v इक्वल टू हुआ करता है u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। इसलिए एवरेज अगर वेलोसिटी की बात की जाए, इसलिए एवरेज वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा, v अगर आप इसका एवरेज ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी कह चुके थे। जो ये थर्मल मोशन है, ये सब थर्मल मोशन है, ये जीरो हो जाएगा और सब में से एक कॉमन है और यहां पर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn बाई n। फिर एक बार देखेंगे, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर है, नेगेटिव है, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं, लो पोटेंशियल से हाई की ओर चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो की ओर चलता है। अगर इसमें मास का भाग दे दे इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन था जो रैंडम मोशन में था, जिसकी वेलोसिटी u1 आपने ली थी, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उसकी वेलोसिटी T1 पर ये हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी, तीसरे की हो जाएगी, चौथे की हो जाएगी, पांचवी की हो जाएगी और nth की हो जाएगी। अब अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un बाई n ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप रैंडम मोशन में कह चुके थे। यहां a सब में से कॉमन है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn बाई n और इसको कहा करते हैं टाउ, इसको कहते हैं टाउ, इसको हटाते हैं, इसको कहते हैं टाउ और यहां पर लिखते हैं v इक्वल टू a इंटू टाउ, वेयर टाउ ये बराबर हुआ करता है T1 प्लस T2 अप टू कहां तक Tn बाई n और इसका मान हुआ करता है रियलिटी 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड। इसको कहा करते हैं कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का समय माना जाता है। रिलैक्सेशन टाइम। और अगर हम ए का मान यहां से रख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने निकाला था, तो भी बराबर हो जाएगा माइनस ई बाई एम ई इंटू टाउ। इसी एवरेज वेलोसिटी को, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव with this average velocity towards a positive terminal of electric source। नेगेटिव से चल कर इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे इस वेलोसिटी से, और इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दैट इज vd, d फॉर ड्रिफ्ट, ये बराबर हो जाएगा माइनस ई बाई एम ई इंटू टाउ। अगर स्केलर में ले लें तो vd बराबर हो जाएगा ई बाई एम ई इंटू टाउ। देख लीजिए फॉर्मूला, आप तो आपके पास सब कुछ है, वेक्टर फॉर्म में भी है, स्केलर फॉर्म में भी है, एवरेज है। और अगर हम लेंथ L ले लेते हैं और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लेते हैं, जो स्लैब है उसके एंड्स के बीच, तो हम जानते हैं कि सिंस E बराबर हुआ करता है V बाई L, जहां पर L लेंथ है, इसलिए अब VD बराबर हो जाएगा ME इंटू ई की जगह V बाई M इंटू ME इंटू L और इंटू टाउ हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिला है आपको एक, लेकिन मल्टीप्लेस ये था, मैचिंग का वाला था,
उसमें उन्होंने करंट डेंसिटी भी यूज की थी। देख लीजिए, कुछ है नहीं। ओके, यहां से क्वेश्चन अगर हम देखें इस फॉर्मूला से, तो यहां से एक बात बन सकती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बैग। हो सकता है क्या ही कर देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बैग। आप कह सकता है कि इफ एल इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट यानी वीडी इज सीधा समानुपाती वी के ऑफ एन एल इज कांस्टेंट। सही बात है। अगर एल को आप कांस्टेंट रखते हो और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगा और फोर्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और एक्सेलरेशन बढ़ने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगी। भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। और VD इज इनवर्सिव फंक्शन टू L। कब? जब when V is constant, अगर V कांस्टेंट है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका ऑर्डर 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron is of the order of 10⁻⁴ meter per second to 10⁻⁻² meter per second. That is a fraction of मिलीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको AIPMT साइड जैसे एग्जाम में है, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया प्रोसेस के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, अच्छी कुछ बात है। अगर लंबाई को हम कांस्टेंट कर दें, या हो सकता है कुछ में सब रीजन का क्वेश्चन बना ले, तो अगर लंबाई को कांस्टेंट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और एक्सेलरेशन के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इनवर्स का रिलेशन है किसके साथ? एल के साथ। इसका भी वही कारण है